तो पीएम आएंगे तो बिहार को बहुत खास मिलेगा, क्या होगा? इसका मतलब यह है कि बिहार के अलग अलग सेक्शंस में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, विकास के जो नए संदर्भ हैं, नए आयाम हैं, जिन चीज़ों को आवश्यक समझकर बिहार की जनता को कैसे और विकसित बनाया जाए, इस नाते उनका कार्यक्रम बिहार के सभी इलाकों में लग रहा है। लोकसभा में एनडीए छितरा गई, भाजपा छितरा गई और संविधान खतरा में है, ये बात कह के एक समाज के एक खास सेक्शन को उन्होंने एनडीए से अलग करने की कोशिश की। कुछ हद तक वो सफल भी हुए उसमें। जिस तरीके से जघन्य हत्या की गई, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, तो नहीं लगता कि बहुत आक्रोश है? और उस आक्रोश का ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी सम्मान नहीं की। भारत से ही निकला, उसका जन्म भारत की मिट्टी से हुआ। वीडियो एविडेंस के साथ रखे गए हैं कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को तबाह किया है। इस बार मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आने वाले कुछ वर्षों तक भारत के सामने पाकिस्तान खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करेगा। सबक सिखाना था, युद्ध लड़ना नहीं था। पीएम से पहले राहुल आ रहे हैं बिहार। कि वो एक मनोरंजक पॉलिटिशियन के तौर पर कैमरे के सामने आते हैं और लोगों को खूब इंटरटेनमेंट कराने के बाद नेपथ्य में वापस चले जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मेरे साथ आज फिर खास शख्स हैं, बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष संतोष पाठक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाट में। धन्यवाद चंदन जी। न्यूज हाट पर आना ऐसे भी बहुत परिवार जैसा माहौल लगता है। आपने बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत दिनों के बाद। हाँ, थोड़ा अरसा गुजर गया। पार्टी के कई दूसरे कार्यक्रमों में हम लोग थोड़े व्यस्त रहे। इस नाते जब प्रवक्ता थे तो यही काम था। आज अलग अलग काम में पार्टी ने लगाया हुआ है, तो उसी सब में लगे रहते हैं आजकल। अच्छा, पीएम फिर आने वाले हैं मोदी बिहार। मधुबनी आए, फिर शाहाबाद आ रहे हैं। तो चूंकि पीएम आते हैं तो सबकी नज़रें वहाँ रहती है, एक आशा भरी नज़रें रहती है। तो पीएम आएंगे तो बिहार को बहुत खास मिलेगा, क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया भर में अब विकास के प्रतिमान के तौर पर उभर कर आए। भारत 2014 में जहां था और आज 2025 में हम लोग जहां पर खड़े हैं, एक बुनियादी अंतर जो भारत में आया है, इसको प्रधानमंत्री जी ने अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि से और विकास करने का जो क्रम है उनका, उससे पूरे भारत को उन्होंने सजाया है। बिहार स्वाभाविक तौर पर उनके लिए एक महत्व का राज्य है। बिहार में प्रधानमंत्री का आना बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। और अलग अलग हिस्सों में उनका जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि बिहार के अलग अलग सेक्शंस में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, विकास के जो नए संदर्भ हैं, नए आयाम हैं, जिन चीज़ों को आवश्यक समझकर बिहार की जनता को कैसे और विकसित बनाया जाए, इस नाते उनका कार्यक्रम बिहार के सभी इलाकों में लग रहा है। अभी मधुबनी जब वो गए तो उन्होंने उस क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। लगभग 24-25 हज़ार करोड़ रुपए के विकास कार्यक्रमों को का नींव उन्होंने रखा, कुछ का उद्घाटन भी किया। आप देखेंगे कि एक भौगोलिक तौर पर बिहार जिस प्रकार से एक जकड़ा हुआ राज्य था, पिछले 10 वर्षों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में और जो गरीबी थी बिहार में, उससे सामान्य लोगों को ऊपर लाने के क्रम में बिहार ने एक अच्छी छलांग लगाई है पूरे देश भर के अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा इंटरफेरेंस है इसमें, और उन्होंने बिहार के लिए हर वो कुछ करने का प्रयास किया जो बिहार के लोगों के लिए आवश्यक है। अब वो उनका अगला कार्यक्रम शाहाबाद के क्षेत्र में होना है, तो कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विकास ही वो एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप लगातार लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं और लोगों का समर्थन पा सकते हैं। तो उनकी जो लगभग 25 वर्षों की संसदीय यात्रा है, गुजरात से लेकर आज देश के 11वें साल में वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इतना लंबा समय समाज अगर स्वीकार रहा है तो समाज को उनके कार्यक्रमों का लाभ मिलता होगा, तभी स्वीकार रहा है। अगर नहीं लाभ मिल रहा होता तो समाज इतने समय तक किसी नेता को अवसर नहीं देता। चाहे वो मुझे याद है कि एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया था तो नेहरू जी के बारे में ऐसे सामान्य तौर पर चर्चा आई कि लंबे समय तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया बतौर प्रधानमंत्री। हमें आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमें इस बात का गर्व है कि अगले 2-3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिसको नेहरू जी ने हासिल किया था।
और उनका आना बिहार के लिए स्वाभाविक तौर पर सामान्य लोगों की जन आकांक्षाओं का प्रतीक के तौर पर है। और रिकॉर्ड जो प्रगति का जो रिकॉर्ड वो स्थापित करने वाले हैं, वो बिहार की जनता आने वाले समय में देखेगी। पीएम आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि लोकसभा में एनडीए छितरा गई, भाजपा छितरा गई, तो उस चीज को समेटने के लिए पीएम को बुलाया जा रहा है पहले ही से। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा में कहाँ हम लोग छितरा गए। कुछ सीटें हमारे सारी सीटें शाहाबाद की आप लोगों ने हार गए ना। नहीं, कुछ सीटें हमारी कम हुई जरूर। और जो 7वां फेज था लोकसभा चुनाव का, उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ बिहार में नहीं, देश के अन्य राज्यों में जहाँ पर 7th फेज का चुनाव था, आप उत्तर प्रदेश के भी कुछ सीटों का आकलन करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो एक नकारात्मक राजनीति का दौर था। और आज तक कांग्रेस के लोगों ने ये साबित करने में सफलता नहीं पाई है कि संविधान कैसे खतरे में था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया, मुझे याद है मैं सासाराम में था उस दौर में, सामान्य लोग जो है वो एक नकली फॉर्म लेके कांग्रेस द्वारा जो वितरित किया जा रहा था उसको ले लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। आज वो फॉर्म कहाँ चला गया पता नहीं। उनकी लगभग इस देश में 60-65 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस फॉर्म को उन्होंने उस दौरान क्यों नहीं भरवाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और संविधान खतरा में है ये बात कह के एक समाज के एक खास सेक्शन को उन्होंने एनडीए से अलग करने की कोशिश की। कुछ हद तक वो सफल भी हुए उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज का पूर्ण विश्वास हमसे उठ गया। आज बिहार में 40 में 31 सीटें एनडीए के पास है, तो बहुमत आज भी हमारे पास है और वो स्पष्ट बहुमत से भी बहुत ज़्यादा है। 40 में अगर 20 भी जीतते तो हम लोग बराबरी पर होते। आज तो हम लोग उससे बहुत आगे हैं, 11 सीटें आगे। तो हमारे मुकाबले में महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नेतृत्व है महागठबंधन का, एक तो खुद वो कन्फ्यूज्ड है, और कन्फ्यूजन के साथ साथ जो सबसे बड़ा बात है कि नेतृत्व कौन करेगा, इस विषय को लेकर उनमें संशय है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अच्छा एक चीज तो यही कन्फ्यूजन तो एनडीए में भी है नीतीश कुमार के चेहरे पर। जो कन्फ्यूजन महागठबंधन में तेजस्वी के चेहरे को लेकर है, वही तो है। ये उनके यहाँ का समस्या है। हमारे यहाँ तो किसी भी प्रकार का अब कोई कन्फ्यूजन का कोई विषय नहीं है। हमारे सभी बड़े नेताओं ने, जेडीयू के सभी बड़े नेताओं ने और जो दूसरे अन्य गठबंधन के जो दल हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मीडिया में, समाज में सबको बताया हुआ कि नीतीश जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं दूर दूर तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा एक चीज, चूंकि कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, लोकसभा चुनाव का जिक्र रहा है, पीएम से पहले राहुल आ रहे हैं बिहार, राहुल गांधी 15 मई को आ रहे हैं। कांग्रेस फिल्म देखेंगे फूले, सुने हैं, ऐसा मेरे भी जानकारी में आया है कि वो यहाँ सिनेमा देखने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी मनोरंजन कर रहे हैं, देश का ऐसे भी मनोरंजन करते रहते हैं वो, तो यहाँ पर आके अपना भी मनोरंजन कर लेंगे, थोड़ा समाज के अन्य लोगों का भी मनोरंजन हो जाएगा। राहुल गांधी की ब्रांड इतनी ही तक में आकर सिमट गई है कि वो एक मनोरंजक पॉलिटिशियन के तौर पर कैमरे के सामने आते हैं और लोगों को खूब इंटरटेनमेंट कराने के बाद नेपथ्य में वापस चले जाते हैं और नेपथ्य में छुट्टियों में चले जाते हैं। भारत इतना विशाल देश है, इतनी प्रकार के समूह हैं जन समाज में, उन लोगों को एड्रेस करने के लिए फुल टाइमर नेता चाहिए, जो कांग्रेस के पास आज के समय में नहीं है। और उनके पास गठबंधन में भी माकूल स्थितियां नहीं हैं। जैसे उनके नेता यहाँ आए, एक वामपंथ के विद्रोही दल के एक नेता कन्हैया कुमार को उन्होंने बिहार में उतारा था। उनका ये दावा था कि बिहार के सभी 38 प्रशासनिक जिलों में जाएंगे और उनका संगठन का पता नहीं कितने जिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 जिले घूमने के बाद उनको यथास्थिति समझ में आ गई कि जितना हम घूमेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। भीड़ तो हो रही थी। तो लोग कह रहे हैं कि काफिला था युवाओं का। अगर भीड़ हो ही रहा था तो घर क्यों चले गए वापस? इसका जवाब तो कन्हैया जी दें या कोई और दे जो कांग्रेस से देना चाहता है। कन्हैया और नैया में देखिए, आप कुछ मीडिया में कुछ बोलकर अचानक आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन वो समाज का मानस नहीं है। पूरे दुनिया भर में आज की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये लोग जब बात करते हैं तो समाज में जो हिंसक तत्व है उनका पक्ष लेने लगते हैं। तो ऐसे में इनके पास न बोलने के लिए कुछ है, न करने के लिए कुछ है। वोट बैंक की राजनीति करते 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 कब ये देशद्रोही हो गए, इनको ये भी पता नहीं चला। तो समाज क्यों स्वीकारेगा आपको?
कन्हैया जी 2-3 बार चुनाव लड़ चुके, दोनों तीनों बार चुनाव हारे। घूमने की कोशिश की उन्होंने पूरे बिहार में, मुझे लगता है 7-8 जिले घूमने के बाद वापस घर चले गए। तो समाज स्वीकारेगा तब ना। राहुल गांधी ये तो आए तो थे कुछ दिनों पहले बेगूसराय में। हमारे जो एमएलसी रहे हैं रजनीश जी, राष्ट्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री, उन्होंने एक वीडियो भी डाला था अपने छत पर से बना के। कुछ वॉलंटियर थे जो आर्थिक तौर पर वहाँ पर पहुँचाए गए थे पैसा देकर। मुझे उनकी संख्या जो उस दौरान जो दिखाई पड़ी थी लगभग 600-700 लोग थे, तो वो भी पैसे देकर पहुँचाए गए थे। तो समाज में पैसा लेकर राजनीति करने वाले दलों का वास्तव में कोई हिसाब होता नहीं है। जनता भी सब देखती है और उन लोगों ने ही ऐसा पर्सपेक्टिव समाज में बना दिया है कि नेता चोर होता है। ये स्थिति पूरे भारत के जनमानस में अगर किसी ने पैदा किया है तो कांग्रेस ने किया है जी। और इसमें कहीं किसी को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। तो कांग्रेस ने जिन विकृतियों को देश के सामने रखा है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी उन विकृतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार 3 कालखंड प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को काम करने का अवसर इस देश की जनता ने दिया है, स्वाभाविक तौर पर जनता के मन में वो बसे हुए हैं, तभी जनता उनके साथ न तो नहीं होती। अच्छा, एक चीज़, अभी चूंकि समाज का जिक्र कर रहे थे, कन्हैया को लेकर के आप कह रहे थे, एक बड़ा मुद्दा अभी देश के सामने आया और वो पाकिस्तान से जो तनातनी की स्थिति बनी और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर जो एक वातावरण बना, जो सीज फायर हुए, तो उसको लेकर समाज में एक बड़ी चर्चा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताइए कि आखिर जो मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार कहिए, वो पीछे हटी तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहलगाम की जो घटना है लोगों के मतलब एकदम मन और मिजाज को उद्वेलित कर दिया कि जिस तरीके से जघन्य हत्या की गई, धर्म पूछ कर गोलियां मारी गई, तो नहीं लगता कि बहुत आक्रोश है। और उस आक्रोश का ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी सम्मान नहीं की, केंद्र की सरकार उस आक्रोश का सम्मान नहीं। ये सवाल वाजिब नहीं है, लेकिन उत्तर मुझे देना तो मैं दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 14 में सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने स्पष्ट एक लाइन कहा था कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका कोई भविष्य नहीं है। भारत के ही 2 संतानें हैं, भारत से ही निकला, उसका जन्म भारत की मिट्टी से हुआ। पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता चुना और आज एक विफल राष्ट्र के रूप में दुनिया में कुख्यात है। भारत ने लोकतंत्र का रास्ता चुना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और विकास के कीर्तिमान को रचते हुए आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत प्रख्यात हो रहा है। ये अंतर है भारत में और पाकिस्तान। स्टेट पॉलिसी जो होती है वो भारत में कांग्रेस के दिनों से ही देश ने स्वीकारा कि हमको प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। कांग्रेस ने आतंक का रास्ता चुना और उसी क्रम में वो आगे बढ़ गया। वो क्षुद्र राजनीति करने वाले लोगों का एक स्थान के तौर पर स्थापित हो गया है और पाकिस्तान की हरकतें आज भी नापाक हैं और कल भी नापाक होंगी, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब एड्रेस किया था देश को, तब उन्होंने कहा था, जब ये विषय पहली बार पहलगाम में आया और मधुबनी की धरती से, बिहार की ही धरती से उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों को, उनको मिट्टी में जब तक मिला नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही उनका एक लाइन था। तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि जिन लोगों ने आतंक को पैदा किया है, ऐसे आतंकवादी समूहों को और उस समूह से जुड़े हुए लोगों को, उनको मिट्टी में मिलाना है। जब स्ट्राइक हुई पहली बार पाकिस्तान पे, तो आपको ध्यान में होगा कि आज उसमें जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पे, लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स पर, उसको स्पेसिफाई करके वहाँ पर हमने टारगेट किया और उसको हिट किया और उनके बड़े बड़े लोग उसमें मारे गए। जो कांधार हाईजैक के जो मुख्य प्लानर थे, उनकी भी एक प्रकार से उसमें मृत्यु हुई है। तो हमने जो कहा था वो किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको छिपने छिपाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सीधे युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान युद्ध के लिए आया तो हमने अपने देश की जनता की पूर्ण रक्षा की है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया और आज के डेट में पाकिस्तान किसी भी प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं।
ये यथा स्थिति है, आज की स्थिति है ये। उसमें आप जब जो डीजीएमओ के प्रेसेस में या विदेश मंत्रालय के जो प्रेस ब्रीफिंग्स में जो विषय देश के सामने रखे गए हैं, वीडियो एविडेंस के साथ रखे गए हैं कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को तबाह किया है इस बार। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों तक भारत के सामने पाकिस्तान खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करेगा। और ये जो सब रीजन है अपना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये जो सब एरिया है, ईस्ट एशिया और उसके इधर वाले साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के देश जो हैं, इनके बीच में आज की डेट में भारत सबसे बड़ी सुप्रीम मिलिट्री पावर के तौर पर भी स्थापित हुआ है। उन्होंने जितनी भी प्रकार की गर्जनाएं की ड्रोन्स के माध्यम से, हमने सभी ड्रोनों को नेस्तनाबूद किया। एक भी ड्रोन धरती पर नहीं गिरा, ना किसी को कोई व्यक्ति हताहत हुआ। 400 से 500 से ज़्यादा ड्रोन नष्ट किए गए हवा में। तो ये एक बात दिखाता है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से मिलिट्री साजो सामान की दृष्टि से भारत को मजबूत किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दूसरी एक सबसे प्रमुख बात है जिस पर चर्चा कम हो रही है कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम मोदी जी ने लाया था, उस प्रोग्राम के माध्यम से छोटे छोटे जो हथियार औजार जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो सभी औजार आज के समय में भारत में बन रहे हैं। कुछ की फैक्ट्रीज बेंगलोर में है। कल भी एक ब्रह्मोस की फैसिलिटी सेंटर जो है वो लखनऊ में, उसका राजनाथ जी ने उद्घाटन किया है। योगी जी की पिक्चर ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कल पूरे देश ने देखी है। बयान भी कि ब्रह्मोस के बारे में अगर समझना है, पूछना है तो पाकिस्तान से पूछ लीजिए। पाकिस्तान से पूछ, योगी जी का बयान। उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की, नूर एयरपोर्ट पे, वहाँ पर उस फैसिलिटी को भी हम लोगों ने तबाह किया है। तो कुल मिलाकर हमने जो एजेंडा सेट किया था और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने घोषणा मधुबनी के मैदान से की थी, उस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने अपना जो मंशा थी, हमारी मोदी जी की जो मंशा थी, उस मंशा को सेना के सिपाहियों के माध्यम से, सेना के अफसरों के माध्यम से हमने उनको पूरा किया है। देश की जो जनाकांक्षा थी, उस जनाकांक्षाओं को भी हमने पूरा किया। मतलब सबक सिखाना था, युद्ध लड़ना नहीं था। देखिए, युद्ध मोदी जी ने स्वयं कहा है कि ये अभी युद्ध का कालखंड नहीं है, लेकिन अगर हमारे तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको चैन से छोड़ेंगे भी नहीं, यही कहना था। और इसमें कहीं दूर दूर तक आप पूरा जो ऑपरेशन हुआ है, इस पूरे ऑपरेशन को आप देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्टता से समझ में आएगा कि जो टारगेट्स हमने सेट किए, उन टारगेट्स को हमने हिट किया और उसको अपने माइलस्टोन के रूप में हमने उसको अचीव किया है। अच्छा, एक संगठन को लेकर, बिहार बीजेपी को लेकर, जब शुरुआत में दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में तैर रहे थे कि पता नहीं क्या, कितनी मजबूती के साथ यह जो पद जिम्मेदारी मिली उस पर खड़ा उतरेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जड़ उनकी बहुत मजबूत हो गई है। दिलीप भैया एक मैंने कैसे एक बहुत व्यवहारिक इंसान है और कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो जमीन से उठकर, जो कार्यकर्ता उठकर ऊपर आ रहा है, उसको उन्होंने पार्टी में जोड़ने का काम किया है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों से आकर उनसे मुलाकात की, उनकी सभी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि उनको ये पता है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है और कार्यकर्ता ही हमारे प्राण है। वो एक प्रकार से संगठन प्राण वायु है तो कार्यकर्ता उसके आधार है। तो इस नाते उन्होंने पूरे सिस्टम को एक प्रकार से बहुत अच्छे से चलाया है। अभी उनके 10 महीने का समय उनका पूरा हुआ है और जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य में संगठन किस प्रकार से प्रभावी हो, इसकी भूमिका उन्होंने बहुत अच्छे से लिखी है। आगामी जो चुनाव आएंगे और उसके जो परिणाम आएंगे, उसके आधार पर मूल्यांकन हो जाएगा कि अध्यक्ष जी ने पिछले 12-13 महीनों में इतना शानदार काम किया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में प्रतिष्ठित होगी। अच्छा, एक सवाल जो दर्शक हैं उनके मन में होगा, यह बात होगी। अच्छा, बीजेपी चूँकि एनडीए है, कई दल हैं उसमें शामिल, बीजेपी की कैसी तैयारी है चुनाव को लेके? मतलब सवाल ये कि आखिर बीजेपी कितनी सीटों पे फाइट करेगी, लोग जानना चाहते होंगे। ये तो कितने सीटों पर बीजेपी फाइट करेगी, ये तो जब एनडीए की बैठकें शुरू होंगी उसके बाद समझ में आएगा। आपने ये देखा होगा कि अभी पूरे राज्य भर में हमने एनडीए के सभी 5 दलों को जोड़कर एनडीए की गठबंधन की रैलियां की हैं और अभी तक वो मुझे लगता है कि जो अपने
38 प्रशासनिक जिले हैं, टोटल 39 है। जेडीयू का एक जिला ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसको जोड़कर 39 रैलियाँ होनी थी, 36 रैलियाँ हो चुकी हैं। और इतनी मासिव भीड़ के साथ, मासिव भीड़ मतलब आप जमीन पर जन सैलाब था। और समाज के साधारण लोग, जो लोग एनडीए के अच्छे कार्यक्रमों से जुड़े हैं, उनको लाभ मिला है, लाभान्वित हुए हैं, लाभार्थी बने हैं, ऐसे सभी लोगों ने स्वतः स्फूर्त होकर उन रैलियों में पार्टिसिपेशन किया है अपना। तो एनडीए के लिए देखिए दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। हमने 20 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, मुझे लगता है कि 22-23 हज़ार करोड़ रुपए का बजट होता था बिहार का, जब लालू जी ने बिहार को छोड़ा था। और आज उसके 20 वर्षों के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। तो ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, ये ऐसे नहीं दे रहा हूँ, ये आंकड़ा ये बताता है कि लालू जी के समय पर, उस समय पर जो तत्कालीन जनसंख्या थी, उसमें प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपये के आसपास थी। आज वो आय 68-70 हज़ार रुपये है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, समाज में समृद्धि बढ़ी है। एक तो ये, दूसरा समाज में हमने संतुलन साधा है। समाज के ऐसे लोग जिनको वास्तव में सरकार की आवश्यकता होती है, उन लोगों को एनडीए की सरकार ने बिहार में बहुत अच्छी मदद की है। तो उस दृष्टिकोण को जब हम लोग देखते हैं, उस दृष्टि से जब समाज को देखते हैं, तो हम लोग, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से, 123 का आंकड़ा तो कोई विषय ही नहीं है, बहुत आसानी से लक्ष्य तो 225 का है ना। लक्ष्य जो भी हो, लेकिन एक इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे कि पूरी दुनिया पुनः अचंभित होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे एनडीए राज्य दर राज्य, उसमें एक बिहार है, अपना बड़ा स्थान बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंदन जी। और आपसे मिलना ऐसे भी सुखद होता है और अच्छा लगता है। मैं आज आपसे सिर्फ मिलने आया था और इस क्रम में ये इंटरव्यू भी हो गया, अच्छा लगा। आपने बुलाया इसलिए भी अच्छा लगा। और आपका संस्थान जो है वो निरंतर द्रुत गति से प्रगति करे, ऐसी मंगल कामना। चलिए, बहुत सारे सवाल थे भाजपा को लेकर, वो सारे सवाल हमने पूछे हैं संतोष जी से। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।